हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस चैप्टर। यहां से अगर मुझे H+ का कंसंट्रेशन मिल जाए, C अल्फा का वैल्यू, मेरा काम बन जाएगा। अब लेकिन C तो मेरे पास है, कहां से? क्वेश्चन में कह रहा मोलैलिटी और मोलैरिटी को इक्वल मान लो, मतलब ये चाहे तो मोलैलिटी कह दो, चाहे तो मोलैरिटी कह दो, आपकी श्रद्धा है। ये हमें उस एसिड का मोलर मास मिल गया। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, यूं मानिए, जो सॉल्यूशन चैप्टर से अलग था। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी ताकि मैं इस एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकूं, वो मैंने निकाल लिया। अब देखो, अब ऊपर आ जाओ आप एसिड के पास। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप लास्ट तक पहुंचते हैं वैसे वैसे पीछे वाली कहानी खत्म हो जाती है। लास्ट तक पहुंचते ही शुरू में क्या लिखा था सर, हमें पता ही नहीं लगता। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं कट्टर जेई एडवांस सीरीज में। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस चैप्टर। क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। और वैसे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान, निहायत ही इजी कैटेगरी में इस चैप्टर को गिना जाता है। और इसके जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उसमें भी आपको समझ में आएगा, कुछ पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता, क्योंकि एज सच कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है भी नहीं इस चैप्टर में, है ना। कुछ 2 4 5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके बनते हैं। यस, कभी कभी इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ग्राफिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे गए, लेकिन वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ग्राफ देखते ही, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाते हैं, है ना। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ऐसे मानिए कि इस चैप्टर को बाकी चैप्टर्स के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जैसे इस चैप्टर का इक्विलिब्रियम चैप्टर के साथ रिलेशन से क्वेश्चन बहुत बड़ा प्यारा बन सकता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इस चैप्टर को आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके साथ भी रिलेट करके और क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो हम लोग कुछ करेंगे क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन में वो नहीं होता था जैसे कि आई का वैल्यू जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं ना, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेट किया जा सकता है, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या फिर अल्फा बाई एन जिसके इक्वल होता था। तो वहां पर जो n का वैल्यू है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप कैसे फाइंड करते हो, है ना। n का वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करके आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इस चैप्टर से जनरली पूछे जाते हैं। पीएच वगैरह से रिलेट किया जा सकता है इन क्वेश्चंस को, है ना। तो एक तरह से अगर मैं कहूं तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन जिसको अलग अलग डिफरेंट जगह पे इंक्लूड किया जा सकता है, इजी चैप्टर इसको मैं कहूंगा। और बहुत स्कोरिंग है इस चैप्टर को, आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना ले, है ना। हल्के में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बार लोग ये सोच लेते हैं ठीक है यार इसका क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला ढंग से रिवाइज नहीं किया, कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा। एक ऐसा चैप्टर जो आपको स्कोरिंग मतलब स्कोर करके देगा, है ना। इस चैप्टर से 1-2 बार पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी पूछेंगे। अब सोचो आसान सा क्वेश्चन, पैराग्राफ 4 नंबर, आपके 2 क्वेश्चंस आगे एक पैराग्राफ से, 8 नंबर के क्वेश्चन एक पेपर में, तो बहुत मायने रखता है भाई जे एडवांस में, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से करें आप लोग, मैं तो यही कहूंगा। और अब वो वाला टाइम है, जैसे लास्ट 1 वीक बचा आपके पास, तो है ना, थोड़ा कूल माइंडेड रहें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, और बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, है ना, फॉर्मूले वगैरह देखते रहें। अपने आप को यूं मानिए कि इंटैक्ट रखें, ऐसा ना एकदम से कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना जहां बहुत ज्यादा चीजें याद रखने वाली और वैसे काम में आती नहीं है ना, यहाँ कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमें याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमें पता है, तो भी हम लोग वहां जाके अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चाहिए। यस, सॉल्यूशंस चैप्टर हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। आइए, एक क्वेश्चन जिससे मैं शुरुआत करने वाला हूं ना, जो मैं आपसे कह रहा था इक्विलिब्रियम के साथ इस क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है ना, उस क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने वाला हूं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, देखिए जनाब क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा जनाब अच्छे से पढ़ो, देखें क्या कह रहा है। लिखता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.0204 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो जो लिखा है वो लिख दो साहब, है ना, जो लिखा है वो एक बार के लिए लिख देते, जो दिया है क्वेश्चन में। डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू है 0.0204 हमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और सर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितनी दे रखी है? 0.01 दे रखी है, बहुत बढ़िया। Assuming molality equals to molarity, find the pH of acetic acid solution। देख रहे हो कहां pH कहां सॉल्यूशन एकदम रिलेट हो गया, है ना। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द pH ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। हमसे सर सॉल्यूशन का pH पूछा है। अच्छा,
मतलब जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। कोई आइडिया नहीं लगता कि पीएच कैसे रिलेट करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। लेकिन एक आइडिया जरूर लग सकता है, क्या कि सर एसिटिक एसिड है, इसका मतलब मेरे से अगर पीएच पूछा तो मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड के केस में H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, क्या होता था? C अल्फा होता था। कुछ याद आ रहा है? नहीं? अबे मारू थप्पड़ एक। ये नहीं होता था ऐसे कि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। यस, कॉन्सेप्ट देखो, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कैसे डिसोसिएट होता था? एसिटेटाइन प्लस H+। अब यहाँ H+H3O+ जो आपकी श्रद्धा वो लिख दो। टाइम t इक्वल टू 0 पर ये C होता था, ये 0 होता था। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता था, सर अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो C अल्फा हो जाता था। याद करो, है ना? तो सर यहां से अगर मुझे H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, C अल्फा का वैल्यू, मेरा काम बन जाएगा। यस। अब लेकिन सी तो मेरे पास है, कहां से? क्वेश्चन में कह रहा मोलैरिटी और मोलैरिटी को इक्वल मान लो। मतलब ये चाहे तो मोलैरिटी कह दो, चाहे तो मोलैरिटी कह दो, आपकी श्रद्धा है। बताओ मैं सही कह रहा हूं क्या? डन है? तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अल्फा की वैल्यू फाइंड करना। अरे सर अब अल्फा कैसे निकालें? एसिटिक एसिड आयोनाइज हो रहा है, तो सर आयोनाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला होता था, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कुछ याद आया कुछ? अरे दादा बोल दे। तो अगर यहां से मुझे I का वैल्यू पता हो, मैं यहां से अल्फा निकाल लूंगा, और अगर मेरा अल्फा निकल गया तो मैं C अल्फा H+ निकाल लूंगा, और H+ निकालते ही मेरा पीएच निकल जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका है, उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आई होगी मेरी बात शायद, है ना? और एसिटिक एसिड आयनाइज हो रहा है तो एन का वैल्यू कितना है? यहां पर 2 है सर, है ना? 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका है, थोड़ा सा उल्टा चलोगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपसे कह रहा था इक्विलिब्रियम के साथ, आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब लेकिन सर ठीक है, ये सारी बातें तो हमने मान ली, है ना? सर हमें ये I का वैल्यू भी निकल जाएगा, कैसे? डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। सर क्वेश्चन में डेल्टा TF का वैल्यू दे रखा है, मोलैलिटी क्वेश्चन में दे रखी है। सर अगर मुझे KF पता लग जाए तो KF से मैं I निकाल लूंगा, I से सब कुछ फिर तो अल्फा निकल जाएगा, और अल्फा से H+ निकल जाएगा। सर मेरा काम बन जाएगा। सिर्फ दिक्कत एक ही बात की है कि मुझे KF का वैल्यू नहीं पता। यस। अब यहां पर एक चीज ये हो सकती है कि सर क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें KF तो याद है सर, एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी, यहां पर सॉल्वेंट है तो हम उसके लिए सर KF का वैल्यू हमें पता है 1.86 लिख देते हैं। क्या दिक्कत क्या है? मैंने कहा चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां जब तक पानी दिया है, एक्वस दिया, तब तक तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन मान ले पानी नहीं दिया होता, कुछ और सॉल्वेंट दे देता, बेंजीन दे देता, कार्बन डाइसल्फाइड दे देता, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देता, ऐसा दे देता, फिर सबके लिए तो आपको KF की वैल्यू नहीं याद होती ना। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, कुछ और एडिशनल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने ये दे रखी है कि 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। ये इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी KF निकालने में। बताओ क्या कह रहा है? सर यूरिया सॉल्यूशन दे रखा है मुझे, यस। यूरिया सॉल्यूशन कुछ नहीं दे रखा, मैं हमेशा सॉल्वेंट क्या मानूंगा? पानी मान रहा हूं, है ना? यूरिया सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी मुझे दे रखी है 1, और सर देखिए ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है सर, फ्रीजिंग पॉइंट इज -1.86। अरे तो सर इसका मतलब डेल्टा TF कितना हो गया? 1.86 हो गया कि नहीं हो गया? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अब डेल्टा TF किसके बराबर होता है? TF नॉट माइनस TF, 1.86 हो गया। यस। तो सर यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। बोलो सर, डेल्टा TF हमारे पास 1.86 है। यूरिया जो होता है सर ना तो एसोसिएट होता है और ना ही डिसोसिएट होता है, मतलब यूरिया के लिए I का वैल्यू कितना होता है? 1। सर KF मुझे नहीं पता, और सर मुझे मोलैलिटी क्वेश्चन में 1 दे रखी है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में जो KF का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 1.86 हो जाएगा। अब KF 1.86 आते ही फिर से लोग बोलेंगे अरे सर ये वाला KF तो यूरिया सॉल्यूशन के लिए दे रखा है और आपको एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का KF चाहिए। मैं बोलूंगा भाई मैं तेरे मारू थप्पड़ कान पे। तेरा जो KF होता है उस KF की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सर KF का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सर यहां पर भी सॉल्वेंट कौन है? पानी है। और यहां पर भी सॉल्वेंट कौन है? पानी है। तो सर KF का जो वैल्यू रहेगा जितना यूरिया सॉल्यूशन के लिए है उतना ही एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए भी रहेगा। वाह सर, मजा ही आ लिया, मतलब क्या क्वेश्चन दिया है, जोरदार। तो सर वहां देखिए
डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू है, अब मैं यहां पर ये जो केएफ का वैल्यू है उसको यहां पर पुट करने जा रहा हूं। यस, डेल्टा टीएफ मेरे पास 0.0204 दे रखा है, ठीक है। आई मेरे पास नहीं है, केएफ का वैल्यू मेरे पास 1.86 है, और सर मेरे पास मोलैलिटी कितनी है 10⁻²। तो यहां से जो आई का वैल्यू आने वाला है कितना हो गया 0.0204, यस, डिवाइडेड बाय 1.86। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरे हिसाब से 2.04 डिवाइडेड बाय 1.86 यही हो जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ये जो कैलकुलेशन है इसको करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सर किसकी, हमें जरूरत पड़ेगी सर कैलकुलेटर बाबा की, है ना। आप लोगों को बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने की आदत डालनी है दादा, ऐसा ना हो कि आप भी कैलकुलेटर यूज करने लग जाओ। और ये 1.09 आ रहा, 1.09 को मैंने अप्रोक्सीमेट करके 1.1 लिख दिया, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर आई का वैल्यू हमें मिल गया, सर आई हमारे पास है, और क्या हमारे पास है, आई हमारे पास है, तो सर हम एन हमारे पास है तो अल्फा निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना। तो आई हमारे पास है 1.1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और एन कितना है, एन का वैल्यू देखो 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है ना, तो 2 इंटू अल्फा। तो सर ये हो गया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.1, और अल्फा आ गया 0.1। बोलिए सही आ गया अल्फा 0.1? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। डन है, अल्फा का वैल्यू 0.1 मिल गया। अरे सर जैसे ही अल्फा का वैल्यू 0.1 मिला, अब देखिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी सर, H प्लस हो गया C अल्फा, और C है मोलैरिटी। अरे मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी एक ही बात है, क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻²। सही तो किया क्या? 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। भाई चेक कर लियो भाई, किया तो सही है ना, कहीं गलती ना करियो, नहीं है ना? ठीक है, बढ़िया है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहां से C जो है हमारे पास वो है 10⁻², और सर अल्फा है 10⁻1, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 10⁻3, और जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3 आई, आपने कहा सर pH होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस का मतलब P इज इक्वल टू 3। बोलिए कोई परेशानी हो क्वेश्चन, बोलना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? तो था ना एक अच्छा सा क्वेश्चन, है ना, मतलब ऐसा जिससे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हो, है ना, कुछ कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा आपके दिमाग में आना चाहिए था उसी समय, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, और यहां से अल्फा निकालने का ये वाला फॉर्मूला, है ना। आयनाइज होगा ना, एसोसिएशन नहीं होगा, या डिसोसिएशन होगा, एसिटिक एसिड पानी के अंदर डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। तो सर एक अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सब लोगों को। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो इस तरह का, है ना, सिमिलर सा क्वेश्चन ही है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, देख लो क्या कहता है। pH ऑफ a 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज फाउंड टू बी 2, कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर T केल्विन, है ना। देख रहे हो यहां पर भी pH को किसके साथ रिलेट कर दिया, इसने pH को रिलेट कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। एक्चुअली होता क्या है ना, pH को जनरली रिलेट करेगा कहीं ना कहीं अल्फा के साथ, और जो अल्फा है वो डिपेंड करता है आई पे, और जो आई है वो आपको बताइए कि कैसे कैसे आपको फाइंड करना होता है, वो सॉल्यूशन चैप्टर में आई निकाला जाता है। तो इसी वजह से आई से अल्फा और अल्फा से pH, ये सीक्वेंस इस तरह से चलता है। तो अगर pH दिया तो मतलब आई के लिए सोचो, आई दिया तो मतलब pH के लिए सोचो, उल्टा दोनों तरह से, ठीक है। एक बार के लिए देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, एक बार के लिए देखो, हो गया होगा, मतलब ये तो इतना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। भाई देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कह रहा है मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी कितनी दे रखी है सर, मोलैरिटी दे रखी है 0.1, और सर क्वेश्चन में मुझे pH दे रखा है कितना, pH इज फाउंड टू बी 2। अब बता pH अगर 2 दे रखा है, इसका मतलब तेरा माइनस लॉग ऑफ H प्लस दे रखा है 2। तो यहां से तू एक बात बता दे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल गई तुझे, 10⁻² मोलर, बोलो। ठीक है सर, ये मिल गया। और देख टेम्परेचर तुझे दे रखा है, टेम्परेचर इज T केल्विन, है ना, वो पहले से दे दिया इसने, T मान के करना है। और अब कह रहा है मोनोबेसिक एसिड, दादा मोनोबेसिक एसिड का मतलब एक ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 हो, मतलब एक ही H प्लस डोनेट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं HX एक ही H प्लस डोनेट कर पाएगा, और अगर ये एक ही H प्लस डोनेट कर पा रहा है, इसका मतलब इसके लिए N का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोल।
एन का वैल्यू 2 हो गया। अब तुझे क्या चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। सर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, बोल यही होता है ना। अब तेरे पास सी है, पहले से है सर, कितना है ये रहा सर कॉन्सेंट्रेशन। सर आपको कैसे पता लगा कि यही कॉन्सेंट्रेशन? अब खुद सोच, तेरा जो एच एक्स है डिसोसिएट होके एच प्लस प्लस एच एक्स माइनस दे रहा है, तो जितना एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही तेरा एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। ठीक है सर, तो सर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है, आर को आर की टर्म्स में, वरना आर की वैल्यू भी आपको पता है, टेम्परेचर टी दे रखा है। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है? आई निकालना। मेरा टारगेट क्या है? आई निकालना। अगर मेरा आई निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे सर ये आई कैसे निकलेगा? मैंने कहा मुन्ना, आई का फॉर्मूला, ये डिसोसिएट हो रहा ना, आई का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना। तो आई मेरे पास है, एन मेरे पास है, यहां से मेरा सॉरी आई मेरे पास नहीं, आई आई तो सर 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 यहां से निकालना रहेगा, है ना सर, आई निकालना रहेगा, इस फॉर्मूले में डालना है। सर मेरे पास ना कुछ भी नहीं है सर, सर मेरे पास अल्फा नहीं है सर। अरे तो मैंने कहा ठीक है अल्फा नहीं है तो क्या हो गया? अगर क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो अल्फा के बारे में, या फिर मैं किसी भी तरीके से अल्फा नहीं निकाल पा रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अल्फा नहीं निकाल पा रहा हूं क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने अल्फा निकाला था। सर आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, और सर आप ही ने तो बोला था H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सी अल्फा के बराबर होता है। यस, और अगर H प्लस आपके पास 10 टू द पावर -2 है, और C कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 ये रही, है ना, वो रहा 10 टू द पावर -1, ये C, अरे बेटा जी C यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वीक, हाँ मोनो बेसिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है ना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो यहां पर एक लफड़ा, जो भी हमने बात करी ना कि जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही HX का कॉन्सेंट्रेशन है, नहीं बेटा, वो तो तब होता जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो अल्फा 1 हो जाता है इसके लिए, तो है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ध्यान रखना है ना। तो वो हमने छोटी सी गलती कर दी थी कि H प्लस और HX की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है ना, ऐसा नहीं है। अगर बराबर होती, कब होती? जब HX एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो 100% टाइम्स में डिसोसिएट होता है, H प्लस और HX बराबर होता है, लेकिन सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ना, वो क्वेश्चन में दे भी रखा है मोनो बेसिक एसिड। और जब मैं यहां से अल्फा निकालूंगा ना, तो देखना इसका जो अल्फा आएगा वो 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए H प्लस और HX का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगा, तो अलग से HX का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है ना, तो यहां से अल्फा निकाल लूंगा मैं। सर जो अल्फा आया वो आया 0.1। सर अगर जैसे ही अल्फा 0.1 आया, है ना, जैसे ही अल्फा 0.1 आया, इस अल्फा को यहां फॉर्मूले में पुट कर दो, तो सर ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 प्लस एन का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 0.1, तो ये हो गया सर I इज इक्वल टू 1.1। यस, और I इज इक्वल टू 1.1 आती, ठीक है, काम खत्म है सर। I 1.1 और कॉन्सेंट्रेशन है 10.1 R इंटू टी, है ना, ऐसे रहने देते हैं। पाई इज इक्वल टू 0.11 RT, बस यही हमारा फाइनल आंसर है ना। अगर मान लो इसमें R और T का वैल्यू कुछ डलवाना होगा हमसे, तो क्वेश्चन में दे देगा, हम R और T यहां पुट कर देंगे और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा। बोलिए, है कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? नहीं बोल दो, हो तो भाई दिक्कत बता दो, क्या दिक्कत है? यस दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। समझ में आ रही है ना बात? डन है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जनाब फिर, है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से। क्या कह रहा है? लिखता है, चलो इससे पहले ना एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन था यार, अच्छा सा क्वेश्चन था, रुको, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। ये पुराना क्वेश्चन है ना, आईआईटी का काफी साल, है ना, लगभग 30 साल पुराना क्वेश्चन है, इसको पहले निपटाते हैं। यस, ये वाला देखो जरा, है ना, इसको पहले करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो जरा। देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है द मोलर वॉल्यूम, है ना, मोलर वॉल्यूम का मतलब आप लोग समझते ही हो, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, जिसका डेंसिटी है 0.877 ग्राम पर ml, ठीक बात है, इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ
2750 as it vaporizes at 20 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट ऑफ लिक्विड टोल्यूइन, जिसका डेंसिटी अलग से दे रखा है 0.867 ग्राम पर एमएल, इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 7720 एट 20 डिग्री सेल्सियस। A solution of benzene and toluene at 20 degree Celsius has a vapor pressure of 46 torr. Find the mole fraction of benzene in the vapor above the solution. समझ रहे हो क्वेश्चन को? मतलब आपने क्या किया है, एक आपने लिया है सॉल्यूशन किसका, बेंजीन का, और एक दे रखा है किसका, टोल्यूइन का। दोनों को आपने मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज योर 46 टॉर है ना। तो मतलब पीएस दे रखा है तुम्हें, पीएस इज इक्वल टू 46 टॉर। ठीक बात है सर। और हमसे क्या पूछा है, अब सोचो मैं बेंजीन को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा ना। बेंजीन को मैं ए से दिखा रहा हूं और ये जो टोल्यूइन है ना, और ये जो टोल्यूइन है बेटा, मैं टोल्यूइन को बी से दिखा रहा हूं। ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर मतलब वाई का वैल्यू पूछा है ना। जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में वही वाले टर्म लिख दिए मैंने। हमसे वाई पूछा है सर, वाई का जो फॉर्मूला होता है मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है, वाई इज इक्वल टू होता है पी अपॉन पीएस। बोलिए यही फॉर्मूला होता है सर। मेरे पास पीएस तो है, अगर मुझे पीए मिल जाए तो सर मेरा काम बन जाए, पीए मिल जाए तो वाई मिल जाएगा, और वाई मेरे से क्वेश्चन में पूछा है। यस अरे बोलो ना यार भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है। तो सर ये जो पीए होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है सर पी नोट ए और इसका मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय पीएस। बोलिए हाँ सर यही होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बेंजीन का पी नोट दिया है क्या, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है क्या? नहीं है सर। क्या आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया है इन लिक्विड फेज, दिया है क्या? नहीं दे रखा सर। मेरे पास सिर्फ पीएस है, मुझे पी नोट ए प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर भी निकालना रहेगा और बेंजीन का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन भी निकालना रहेगा, तब जाके मुझे बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मिलेगा। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पीएस मेरे पास है। अब पी नोट ए कैसे निकालूं, इस पे बड़ा लोचा है। और काइए कैसे निकालूं, दोनों ही मेरे पास नहीं है। तो सर एक चीज देखिए, पहले तो पिनोटे पे बात करते हैं, है ना। पिनोटे कैसे निकल सकता है सर? एक चीज देखो, लिक्विड बेंजीन की जो डेंसिटी दे रखी है ना मुझे क्वेश्चन में, जो डेंसिटी दे रखी है ना मुझे क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है? 0.877 ग्राम पर एमएल, इतनी दे रखी है ना। अब तो मुझे खुद एक बात बताओ, डेंसिटी जो है वो डेंसिटी दे रखी है, ये मैं किसके लिए, ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूं बेटा जी? मैं बेंजीन के लिए कर रहा हूं, है ना। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? बेंजीन के लिए। कहता है डेंसिटी इज इक्वल टू 0.877 ग्राम पर एमएल। अच्छा इसका मतलब समझते हो क्या आप लोग? इसका मतलब ये है कि सर इतना ग्राम है 1 ml। ऐसे लिख सकते हो ना, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है सर। अगर मास 0.877 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 1 ml है। यस। और सर जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है सर। इसका जो मोलर मास होता है बेंजीन का, वो मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो, इसका मोलर मास होता है सर 78 ग्राम पर मोल। अगर मैं ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं 0.877 ग्राम अगर मेरे पास है तो उसका वॉल्यूम 1 ml है। और वैसे ही अगर मुझे 78 ग्राम बेंजीन का वॉल्यूम निकालना हो तो वो कितना है? 1/0.877 इंटू 78, इतना ml। बताओ है कि नहीं? ये इसका मोलर वॉल्यूम हो गया ना सर क्वेश्चन में। लेकिन मोलर वॉल्यूम दिया नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। मोलर वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है? ये लिक्विड जो हमारी बेंजीन है उसका वॉल्यूम है ना। तो ये आप कैलकुलेशन करके बताओ। देखिए ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है यहां से, है ना सर। देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है कैलकुलेशन से। सर ये आ रहा है 78 डिवाइडेड बाय 0.877 और ये वैल्यू मिल रही है सर 88.93 ml। बताइए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। यस ये 1 मोल का वॉल्यूम है, लेकिन बेंजीन कैसी है? लिक्विड है।
ठीक बात है। ये लिक्विड से मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन वेपर, ये निकाल सकता हूं क्या मैं? ये निकाल सकता हूं क्या भाई? ये तो किसका वॉल्यूम है? लिक्विड बेंजीन। कैसे पता लगा सर? देखो डेंसिटी यहां से मुझे पता लगा, लिक्विड बेंजीन की डेंसिटी दे रखी है, तो इससे जो मैंने वॉल्यूम निकाला है वो 1 मोल लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम है। क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं लिक्विड की वेपर का? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर? क्वेश्चन में कहा गया है कि लिक्विड बेंजीन का जितना वॉल्यूम है उससे 2750 फैक्टर इंक्रीज कर जाता है, इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड को आप वेपर में कन्वर्ट करोगे तो जो वेपर है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, और जो गैस होती है वो उसके पास जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होता है सारा का सारा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि जो गैसेस का वॉल्यूम होता है वो लिक्विड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना। जैसे मान लो लिक्विड का वॉल्यूम है 2 और मैं कहूं कि जो वेपर में कन्वर्ट होगा ना तो इसका वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा मतलब पहले 2 था, अब 2 गुना और हो गया, तो कितना बन जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन कितना कहा गया कि कितना इंक्रीज कर जाता है भाई? ये फैक्टर ऑफ 2750, भाई ये फैक्टर ऑफ 2750 इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो सर हमारे पास था कितना? 8893 और इसका 2750, ये आ जाएगा किसमें? ये ml में आया ना, तो ये भी किसमें आएगा? ml में आएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर। यहां पर हमने ये माना है कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम वेपर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, और वो दिख ही रहा है कितना कम है ना, तो अलग से लिक्विड का वॉल्यूम हमें ऐड करने की जरूरत इसमें नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर ये जो कैलकुलेशन है इसको तो आप कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2750 से। ये मुझे मिल गया, ये ml था, ये ml है ना, तो इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, ये देखो ये कितना आएगा? 224,583.8 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना सर, इसको सर 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करते ही हो जाएगा 224.5 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन वेपर। सर लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या हमें वॉल्यूम की जरूरत है क्या? नहीं, हमें वॉल्यूम की नहीं जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है? P0A की जरूरत है, मतलब प्रेशर की जरूरत है। हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा जी? प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर कैसे निकलेगा? समझे? तो यहां तो निकला है वॉल्यूम, अब मुझे निकालना प्रेशर। तो सर कैसे निकालें? वॉल्यूम हमारे पास है सर, देखिए टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। सर हमें एक फॉर्मूला आता है सर, PV इज इक्वल टू एनआरटी। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया, मतलब है ना। PV इज इक्वल टू एनआरटी, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एन की वैल्यू तो 1 मोल लिख दी, प्रेशर कितना निकल जाएगा? देखिए सर एन की वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 0.0821। सर टेम्परेचर मुझे दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस बोले तो 293 केल्विन, और सर वॉल्यूम मेरे पास है 224.5। तो ये जो प्रेशर है इसको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा ये वैल्यू कितनी आ रही है ना। ये प्रेशर है किसका? दिस इज द प्रेशर ऑफ बेंजीन, दिस इज द प्रेशर ऑफ बेंजीन की वेपर का। ठीक है सर। सर ये हो गया कितना? 293, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 0.0821 से, ये वैल्यू मिलेगी सर इतनी, और इसको सर आप डिवाइड कर दीजिए 224.5 से, और सर ये वैल्यू मिल रही है 0.1। यस, ये प्रेशर कितना आ रहा है सर? देखना एक बार सही आ रहा है क्या? 0.11। यस 0.11 आ रहा है सर, चेक करना, या कुछ गलती कर रहे हैं, या कुछ गलती हो रही है, या कुछ गलती हो रही है भैया। देखना जरा। सही है। पॉइंट इसको 1 लिख देते हैं ना, 0.11 लिख देते हैं। ये किस में आया? ATM में आया सर। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। सर देखो यहां पर लेकिन टॉर में दे रखा है सर, ये क्या दे रखा है? टॉर दे रखा है ना। टोटल प्रेशर टॉर में दे रखा है। टॉर बोल दो mmHg बोल दो, एक ही बात है। अरे भैया 180 में इक्वल टू 760 टॉर होता है और 760 mmHg होता है ना। तो सर इसको आप क्या करो, mmHg में कन्वर्ट कर लो। अरे भाई साहब ये तो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन बन गया। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन पूछा गया यार एडवांस में, तो पूछा जा सकता है अभी भी। तो सर ऐसा होता है
कि 1 ATM जो होता है ना सर, 1 ATM होता है कितना 760 mmHg, तो 0.11 ATM जो होगा वो कितना हो जाएगा 760 को डिवाइड कर दो भैया, नहीं 1 इंटू 0.11 से, 760 को 0.11 से 760 को 0.11, ये कितना आ रहा है 83.6 आ रहा है। सही आ रहा है क्या 83.6 इतना आ रहा है क्या, देखना जरा। हम्म 83.6 mmHg। एक बार के लिए कैलकुलेशन हम लोग वापस देखेंगे, है ना सर। ये है 293, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 0.0821 से, तो ये जो वैल्यू मिली थी हमें ये था 24.05, और सर हमने इसको डिवाइड किया था 224.5 से, तो सर ये वैल्यू हमें मिली थी 0.107, यस 0.107, और सर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किससे 760 से, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 81.4 है ना, एग्जैक्ट ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, इतना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा यार। 81.4 ये हमारा एटीएम में आ गया, सॉरी ये हमारा किस में आ गया, टॉर में ले लो या फिर mmHg में ले लो, एक ही बात है सर, ठीक है, ठीक बात है सर, है ना, यहां तक हमें समझ में आ गया। तो क्या मैं इसको पी नोट लिख सकता हूं क्या, हाँ 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 बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, पी नोट बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, और बेंजीन को हम लोग ए से दिखा रहे हैं, तो दिस इज पी नोट है। तो सर अगर पी नोट मुझे मिल गया, पी नोट मुझे मिल गया, अभी मुझे काई और चाहिए सर, सर मुझे काई और चाहिए, सर ये काई कैसे मिलेगा, देखो सर पीएस का फॉर्मूला होता है पीएस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, बताओ यही फॉर्मूला होता है ना। सर मेरे पास पीएस है, कितना दे रखा है पीएस क्वेश्चन में 46 दे रखा है, सर मेरे पास पी नोट ए भी है, सर ये जो काई बी होगा इसको मैं 1 माइनस काई ए लिख दूंगा। अगर मुझे पी नोट बी की वैल्यू मिल जाए, सर जो दूसरा टॉल्विन है, अगर मैं टॉल्विन का प्रेशर भी इसी तरीके से निकाल लूं, तो मेरे पास पी नोट ए ये रहा, पी नोट बी फिर मिल जाएगा, और इस इक्वेशन से पीएस मुझे पता है, तो मैं यहां से काई ए निकाल लूंगा, और अगर काई ए निकल गया, पी नोट ए निकल गया, काई ए निकल गया, पीएस क्वेश्चन में गिवन है, वाई ए निकल जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन को करने का मेथड है, समझ में आएगा आपको, मतलब ये सेम चीज मुझे किसके लिए करनी पड़ेगी, अभी बेंजीन के लिए और करनी पड़ेगी, सॉरी टॉल्विन के लिए और करनी पड़ेगी, तो आओ कर लेते हैं, है ना। लिक्विड टॉल्विन, टॉल्विन की जो डेंसिटी दे रखी है 0.867 है ना, जो टॉल्विन है ये हम लोग कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, अब टॉल्विन के लिए। सर टॉल्विन की जो डेंसिटी है 0.867 ग्राम पर ml, सर टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3, बोलो यही होता है, दिस इज योर टॉल्विन। इसका मोलर मास कितना होता है जल्दी से बताइए जरा, इसका मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट करके बताइए जरा। सर इसका मेरे हिसाब से मोलर मास आएगा, ये मोलर मास कितना हो गया, देखो 12 कार्बन कितने हो गए 7, 84 और 8 92 ग्राम पर मोल, है ना, ये हो जाएगा इसका मोलर मास। सर हमारी डेंसिटी दे रखी है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0.867 ग्राम आपके पास टॉल्विन है, तो उसका वॉल्यूम कितना है सर 1 ml है, ग्राम पर ml है ना, ग्राम पर ml, 1 ml का मास इतना है। तो सर हमारे पास अगर 92 ग्राम हो टॉल्विन का, तो ये 1/0.867 इंटू 92 ml ये आ जाएगा वॉल्यूम। बोलो कैलकुलेटर हमारे पास है ना, अब मेरे हिसाब से आपको जोर नहीं आएगा, आप समझ चुके हो कैलकुलेशन क्या करनी है, किस तरीके से करनी है। सर 92 को सीधा डिवाइड कर दीजिए आप 0.867 से, और सर ये जो वैल्यू मिल रही है 106 मिल रही है सर, 106.1 लिख देते हैं, इतना ml। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिक्विड, 1 मोल लिक्विड टॉल्विन। यस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिक्विड टॉल्विन। लेकिन सर लिक्विड से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल टॉल्विन वेपर, टॉल्विन वेपर। सर वो कैसे निकालो, आपने क्या किया, इसको हीट किया है 20 डिग्री सेल्सियस में, जब आपने इसको हीट किया, लिक्विड टॉल्विन इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 7720, इतना फैक्टर से, इस फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो 7720 ये था हमारा कितना 106, इसका
7720 इतना ml हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन वेपर। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 7720, ये 77 इंटू 20 क्यों लिखा है मैंने, 7720 है ना, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7720 से, और ये वैल्यू मिल रही है सर इतना ml, और इस ml को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं लीटर में तो 819.1 लीटर हो जाएगा सर। चेक करिए क्या इतना मिल रहा है क्या? यस, ठीक है सर, ये तो आया वॉल्यूम, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी नॉट बी, मुझे क्या चाहिए यहां से पी नॉट बी, प्रेशर चाहिए सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर टॉल्विन वेपर, फॉर टॉल्विन वेपर्स, टॉल्विन वेपर्स के लिए वापस से आप लोग लगा दीजिए सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सर एन का वैल्यू तो 1 है, 1 मोल के लिए प्रेशर मुझे निकालना है सर, वॉल्यूम मेरे पास 819 लीटर है, ये 0.0821, और मेरे हिसाब से टेम्परेचर इसका भी 293 है, तो यहां से जो प्रेशर निकलेगा 0.0821 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 819.1 है ना, इतना प्रेशर आएगा किसमें, एटीएम में आएगा सर, ये प्रेशर किसमें आएगा, एटीएम में आएगा सर। तो सर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अगर आप लोग कहो तो, 0.0821 0.0821 सर, इसको मल्टीप्लाई करना है 293 से, ठीक है, और इसको फिर डिवाइड कर दीजिएगा 819 से, ये वैल्यू जो मिल रही है सर, ये आ रहा है सर 0.0293 एटीएम, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 760 से, तो ये मुझे मिल जाएगा mmHg 22.32, टॉर बोल दो mmHg बोल दो, एक ही बात है सर, ये इसको क्या मैं पी नोट भी लिख सकता हूं क्या? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन। तो ये जो कहानी है ना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी से हमें सिर्फ दो चीज मिली अब तो, पी नोट ए का वैल्यू, पी नोट बी का वैल्यू। अब मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा यार, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। अब बस आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अगर डेंसिटी से इस तरह का क्वेश्चन रिलेट करके आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सा फॉर्मुला लिखूंगा, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, और काई बी को मैं लिख दूंगा 1 माइनस काई ए। सर मेरे पास पी एस की वैल्यू है, यस सर, मैंने पी नोट निकाल लिया था कितना, 81.4 है ना, ये रहा सर 81.4 का ये प्लस सर ये आ गया 22.32 इंटू 1 माइनस का ये, इसको सॉल्व करूंगा मैं, का ये का वैल्यू मिल जाएगा है ना, सॉल्व करना, जो भी काइए का वैल्यू मिले और वो जो काइए का वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट कर देना, पी नोट आपके पास है, काइए आपके पास है, पीएस आपके पास है, आपको वाई मिल जाएगा, और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। बताओ कर पाओगे कि नहीं, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन में हमने ये माना है कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वेपर, है ना, और वो आपको फैक्टर से दिख भी रहा है, 2750 इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2750, इतना से इंक्रीज कर गया, ये 7720 से इंक्रीज कर गया, है ना, तो बहुत ज्यादा है वेपर का वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड। डेंसिटी से हमने पहले वॉल्यूम निकाला 1 मोल लिक्विड का, 1 मोल लिक्विड से फिर हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी, सॉरी 1 मोल वेपर का वॉल्यूम निकाला, यस, फिर उसके बाद पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने प्रेशर निकाला, और वो था पी नोट ए एंड पी नोट बी, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बताइए डन है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था भाई, हमने कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, है ना, अब हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वरना हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, है ना, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैंने मेथड बता दिया है, काफी लंबी चौड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन पूछा गया जेई में, तो हो सकता है वापस पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करके पूछ सकता है। आओ जी जनाब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1 ग्राम ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.168 डिग्री सेल्सियस। 0.2 ग्राम ऑफ सेम एसिड, अच्छा 0.2 gram of the same acid when dissolved and titrated required 15.1 ml of n/10 alkali. Calculate the degree of dissociation of the acid, और KF for water दे रखा है 1.86। बताओ क्वेश्चन समझे? फिर से इस क्वेश्चन को रिलेट किया किसके साथ, टाइट्रेशन के साथ।
मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, एक बार के लिए उसको छोड़ो, आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार के लिए सोचो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए मतलब अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए मतलब आई चाहिए। देखो सीधी सी बात है ना। और आई कैसे नहीं मिलेगा, मुझे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, लोवेस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केएफ इनटू एम, सीधी सी बात है। और जो एम है, एम में मुझे मोलर मास नहीं पता है ना, मुझे मोलर मास नहीं पता है इस मोनोबेसिक एसिड का। तो मेरा जो मेन टारगेट है ना, मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि मुझे एसिड का मोलर मास पता लग जाए, क्योंकि एसिड का मोलर मास पता लगते ही मुझे मोल्स पता लग जाएंगे, और मोल पता लगते ही मुझे मोलालिटी पता लग जाएगी। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, उसमें मोलालिटी मेरे पास, के एफ मुझे पता मिल गया, डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया है, आई निकाल दूंगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और वहां से अल्फा निकल जाएगा। सीधा कैलकुलेशन है। मैंने इसी वजह से सोचा, इसी वजह से आपसे कहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसको जब आप रिलेट करते हो किसके साथ, इक्विलिब्रियम चैप्टर के साथ। समझ में आया? तो क्या करना है, देखो कह रहा सर हमने इस एसिड की टाइट्रेशन करवा दी किसके साथ, अल्कली के साथ, है ना। तो मुझे पता है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एक बात बताइए, जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा सर क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, या फिर क्या, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ अल्कली, इक्विवेलेंस ऑफ अल्कली। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो सर यहां से देखिए, अल्कली के लिए इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सर, कोई सा भी लगा दो, मोल्स इनटू एन फैक्टर लगा दो, है ना, मोल्स इनटू एन फैक्टर लगा दो सर एसिड का। और सर अल्कली के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे n/10 और वॉल्यूम, तो सर इसका आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में सर। ये किसके लिए, अल्कली के लिए। यस सर, क्या आपको मोल्स पता है क्या एसिड के, नहीं पता। एन फैक्टर एसिड का कह रहा मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना बेटा, जी 1 है ना, एक H प्लस दे सकता है तो इसका एन फैक्टर 1 आ गया, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10, और वॉल्यूम कितना है 15.1 इंटू 10⁻³ यस। तो यहां से मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर इसका मास कितना काम में आया, 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास मुझे नहीं पता सर, ये 10 ऊपर जाएगा, 15.1 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या आप एसिड का मोलिकुलर मास निकाल पाओगे क्या, कितना हो गया, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁴। देख लो यही हो गया मेरे हिसाब से, है ना। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सर 2000, ऊपर 2000 हो गया, है ना, और नीचे 1.5, 2000 डिवाइड बाय 1.5, 20,000 नहीं बे 2000 डिवाइड बाय 1.5 कितना मिल गया सर, ये आ रहा है 1333.3 ग्राम पर मोल। चेक करना जरा, चेक करना जरा क्या सही लिखा है क्या। बोलो बोलो, सही है। एक छोटी सी गलती कर दी सर हमने, क्या गलती करी है, अबे देख ये 15.1 है भाई, 1.5 नहीं है, 15.1 है ना, ये 15.1 है। तभी मैं कहूं इतना बड़ा मॉलिक्यूलर मास कैसे आ रहा है भाई। तो ये 2000 बटा 15.1 कितना आएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 15.1, है ना, ये आएगा सर 132.4, 132.4 ग्राम पर मोल। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये हमें उस एसिड का मोलर मास मिल गया। जैसे मुझे मोलर मास मिला, अब मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, यूं मानिए, जो सॉल्यूशन चैप्टर से अलग था। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी ताकि मैं इस एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकूं, वो मैंने निकाल लिया। अब देखो आप अब ऊपर आ जाओ आप एसिड के पास, है ना। अब मुझे कह रहा है एसिड का जो मास है वो 1 ग्राम है, मतलब सॉल्यूट है हमारा एसिड, तो WB इससे हम लोग दिखाते हैं 1 ग्राम। MB हमारे पास है, देखो ये रहा 132.4 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम पानी दे रखा है, WA इज इक्वल टू 100,
और डेल्टा टीएफ का वैल्यू दे रखा है 0.168 और मेरे पास केएफ दे रखा है 1.86। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना। तो सीधी सी बात मैं ये जानता हूं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। बोलिए सर हमारे पास डेल्टा टीएफ है क्वेश्चन में 0.168 इज इक्वल टू आई नहीं पता, के एफ है 1.86, सर डब्ल्यू भी मेरे पास है 1 अपॉन एम बी मेरे पास है 132.4, सर डब्ल्यू है मेरे पास कितना 100 है ना, 100 दे रखा है शायद एसिड का, इंटू 1000 है ना, तो ये उड़ गया 10 बच गया ऊपर। ठीक है, तो यहां से जो आई का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो ये सर 0.168 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 132.4 से, और सर ये आ रहा है 18.6 डिवाइड बाय 18.6। एक बार के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं सही है क्या। 0.168 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 132.4 से, है ना, ये कुछ समथिंग वैल्यू आया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 18.6 से, और ये वैल्यू मुझे मिल गई 1.19 है ना। ये वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 1.19 है ना, 1.19 क्या सही आ रहा है क्या, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है सर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1.19 आ गया सर। बोलिए 1.19। सर आई का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन 1 होता है। डन है, तो सर यहां से आई आ गया, अब तो क्या निकालना है अल्फा। तो कोई भी एक वीक मोनोबेसिक एसिड है ना, एक मोनोबेसिक एसिड मान लेते हैं HX, ये मोनोबेसिक एसिड है, कैसे टूटेगा H प्लस प्लस X माइनस में, तो सर इसके लिए N का वैल्यू हो गया 2, और डिसोसिएशन के लिए I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा होता है, तो ये सर 1.19 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1.19 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.19, और अगर मेरे से परसेंटेज पूछता तो सर ये 19% आ जाता। ये बहुत ही वीक एसिड है सर, सिर्फ और सिर्फ 19% ही आयनाइज हो रहा है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। डन है ना। तो अगर आप इसको उल्टा भी चलते ना, आप यहां से स्टार्ट करते डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मोलैलिटी में मुझे सारी चीजें पता है, सिर्फ एम भी नहीं पता, मुझे मोलर मास नहीं पता इस एसिड का, और मोलर मास एसिड का निकालने के लिए ही सारी कहानी की गई है। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर किए, इक्विवेलेंट से यहां पर हमने इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल्स इंटू एन फैक्टर लगाया, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहां से हमने मोलर मास निकाल लिया, एमबी का वैल्यू मिल गया, और एमबी मिलते ही फिर तो क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हमने इसको ट्रीट किया और सॉल्व कर लिया। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बात। यस डन है क्या यहां तक, आगे चले। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। लो जी सर, एक और क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने, ये रहा। क्या कह रहा है, लिखता है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 to 16 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, जिसका मोलिकुलर मास दे रखा है 128.16 इन 50 ml ऑफ CCl4 शोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.402 डिग्री। बहुत बढ़िया। while a solution of 0.6 to 16 gram of and unknown solute in the same weight of solvent gave a boiling point elevation of 0.647 degree, find the molecular mass of the unknown solute। एंड नहीं बेटा, यहां n है ना। आप क्वेश्चन समझ रहे हो, आप क्वेश्चन समझ रहे हो। एक आपके पास नेफ्थलीन का सॉल्यूशन है ना, समझो जो लिखा है ना, एक बार के लिए उसको लिखो, नहीं तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बसड़ सी हो रखी हो जैसे, है ना। नेफ्थलीन है, यस, नेफ्थलीन के लिए आपका नेफ्थलीन का जो मोलर मास दे रखा है, कितना दे रखा है, WB दे रखा है मुझे 0.5 to 16, और नेफ्थलीन का मोलिकुलर मास दे रखा है कितना 128.16। ठीक है सर, है ना। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है 0.402। ठीक है सर, केबी पता है क्या, यहां नहीं पता सर, केबी नहीं पता सर, ठीक बात है ना। CCl4 का केबी हमें नहीं पता। वैसे ही एक और अननोन सॉल्यूट है ना, एक और अननोन सॉल्यूट है, अननोन सॉल्यूट है बेटा, इसका मतलब ये हो गया सर इसका मोलर मास मुझे नहीं पता है सर, मोलर मास नहीं पता।
सेम वेट ऑफ द सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों जगह सेम है। मान लेते हैं यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर भी जो सॉल्वेंट का वेट रहा होगा कितना है, एक्स ही है सर। दोनों जगह वेट सॉल्वेंट का फिक्स है सर, ठीक बात है। और सर अननोन सॉल्वेंट का, अननोन सॉल्यूट का मास दे रखा है सर, डब्ल्यू बी दे रखा है। देखिए इस केस में कितना, 0.6216 ग्राम इतना दे रखा है। और सर इस केस में जो डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.647 डिग्री दे रखा है सर। और इस केस में भी जो केबी है सर उसका वैल्यू हमें नहीं पता सर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट क्या होगा। यहां पर दोनों में समझने वाली एक चीज है, यहां पर समझने वाली एक चीज है कि यहां पर भी जो सॉल्वेंट है और यहां जो सॉल्वेंट है, दोनों जगह पर सॉल्वेंट सेम है, दोनों जगह पर सॉल्वेंट का मास सेम है। अगर सॉल्वेंट सेम है इसका मतलब दोनों जगह पर केबी का वैल्यू सेम रहा होगा। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी कि जो सॉल्वेंट जो केबी का वैल्यू होता है सर, केबी किस पे डिपेंड करता है, केबी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। और दोनों जगह पर सॉल्वेंट सेम है इसका मतलब केबी का वैल्यू भी सेम रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, यस पक्का, तो बताओ देखिए कैसे करें। सर यहां से नेफ्थलीन के लिए फॉर्मूला लगाइए, नेफ्थलीन मतलब आपको बताइए आई का वैल्यू 1 होगा इसके लिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो सर ये आ गया डेल्टा टीबी कितना, 0.402 इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1, के बी हमें नहीं पता, डब्ल्यू बी हमारे पास है 0.5216 डिवाइड बाय एम बी हमारे पास है 128.16, डब्ल्यू ए को डब्ल्यू ए रहने देते हैं इंटू 1000। यस, यहां से सॉल्व करके आप क्या केबी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या आप केबी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हैं। केबी कितना हो जाएगा, 0.402 इंटू 128.16 इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय 0.5216 इंटू 1000। दिस इज केबी। ये केबी किसका है, नेफ्थलीन वाले का। और वैसे ही ये जो केबी की कैलकुलेशन है, सेम यही केबी का कैलकुलेशन किसके लिए करना है, अननोन सॉल्यूट के लिए भी करना है। तो इसका देखो डेल्टा टीबी कितना दे रखा है सर, इसका डेल्टा टीबी हमारे पास है 0.647 इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहां पर भी 1, के बी इंटू डब्ल्यू बी यहां पर कितना है 0.6216 डिवाइडेड बाय एम बी हमें नहीं पता, डब्ल्यू ए है इंटू 1000 और आएगा। तो सर यहां से अगर मैं केबी का वैल्यू फाइंड करूंगा ना, देखो मैं केबी लिख रहा हूं डायरेक्ट, सर केबी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.647 इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय 0.6216 इंटू 1000। इन दोनों केबी को बराबर कर दीजिए आप। ये जो दोनों केबी के एक्सप्रेशंस हैं सर ये बराबर होंगे। केबी के एक्सप्रेशंस क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों केसेस में सॉल्वेंट सेम है और केबी बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर होंगे तो देखो 1000 से 1000 उड़ जाएगा, या 1000 ने बेटा दी, ठीक है। और सर ये जो W है उससे WA उड़ जाएगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन बचेगी और इस कैलकुलेशन के बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, MB का वैल्यू निकालना है। बताओ देखिए कर पाओगे क्या, क्या लगता है, क्या लगता है ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे, ये क्वेश्चन हो पाएगा क्या आपसे, बताइए कर पाओगे क्या, डन है ना, हो जाएगा। आसानी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो सिर्फ इतना सा कि भाई दोनों जगह पर केबी का वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज सॉल्वेंट आपका सेम है ना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब ये इसका सॉल्यूशन आपके भरोसे छोड़ रहा हूं मैं, है ना, इसको करना आप लोग खुद से। आओ जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
क्या कह रहा क्वेश्चन, पढ़ना जरा। सर क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक मिक्सचर है विच कंटेन्स 0.550 ग्राम ऑफ कैम्फर and 0.04 gram of an unknown solute, an organic solute of an organic solute freezes at 157 degrees Celsius. The solute contains 93.46% of carbon and 6.54% of hydrogen by weight. What is the molecular formula of the compound? The freezing point of camphor is equal to 178.4 and Kf is equal to 37.70. मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि सर ये जो कैम्फर है, यस ये जो कैम्फर है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सर एक चीज तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी कि यहां पर कैम्फर क्या है, सॉल्वेंट है, और इसी वजह से इसका केएफ दे रखा है। अगर ये सॉल्वेंट है मतलब सॉल्वेंट का मास मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, यस सर सॉल्वेंट का मास मतलब WA दे रखा है 0.550। सर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF नॉट ये दे रखा है 178.4 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 157 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, है ना, और वो कमी दे रखा है क्वेश्चन में। सर मुझे ये भी दे रखा है कि जो सॉल्यूट है उसका मास, सॉल्यूट का मास जो है ना सर WB वो कितना है 0.045 इतना ग्राम, है ना, ये ग्राम में दे रखा है, ये भी ग्राम है। लेकिन सर सॉल्यूट का मुझे मोलर मास नहीं पता है। सर आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको मोलर मास पता लग जाए, है ना, अगर आपको मोलर मास पता लग जाए, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, इस 1 मोल के अंदर 93.46% कौन है, कार्बन है। तो अगर मोलर मास पता लग गया तो उसका 93.46% होगा कार्बन, मतलब कार्बन का मास पता लग जाएगा। कार्बन का मास पता लग गया तो कार्बन के मोल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो कितना है 6.54% है, मतलब जो मोलर मास होगा 1 मोल का मास होगा, 1 मोल में 6.54% किसका मास होगा, हाइड्रोजन का मास होगा। हाइड्रोजन का मास पता लग जाएगा, और हाइड्रोजन का मास पता लग गया मतलब इसका हाइड्रोजन का मोल्स पता लग जाएंगे। दोनों के मास पता है, दोनों के मोल पता है, तो मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगा। सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसको मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलूंगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला आप निकालोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा, और n का वैल्यू निकल गया तो फॉर्मूला बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, क्या गजब क्वेश्चन बनाया, मतलब इसने। मानता हूं कैलकुलेशंस लेंदी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए आप, है ना, ये सोचने का तरीका, इस क्वेश्चन को करने का तरीका। कैलकुलेशंस बिल्कुल मानता हूं लेंदी है, लेकिन आप खुद सोचो, कैलकुलेशन तो आसान भी बनाई जा सकती है ना, अगर कोई दिमाग से क्वेश्चन बनाएगा अच्छे से तो कैलकुलेशन तो इजी दे सकता है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो जो सीखना जरूरी है। तो सर यहां से मोलर मास कैसे निकालें? अरे भैया एक बात बताइए, अगर आपके पास TF और TF नोट है तो क्या डेल्टा TF का वैल्यू निकाल पाओगे? क्या फॉर्मूला होगा? TF नोट माइनस TF, बोलो। ये सर 178.4 माइनस 157, बोले ये कितना आ गया? तो सर ये आ गया 57, 67, 77, 20, 21.4। बोलिए डेल्टा TF का वैल्यू कितना आ गया? 21.4। डेल्टा TF इज 21.4, ठीक बात है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये सब कुछ दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि I का वैल्यू 1 है। सर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और M होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सर मेरे पास डेल्टा TF है कितना? 21.4, मेरे पास KF है कितना? 37.7 इंटू WB कितना है? WB क्वेश्चन में दिया है सर 0.045 डिवाइड बाय MB मेरे पास नहीं है। WA क्वेश्चन में दिया है सर 0.550 इंटू 1000। सर यहां से आइए MB का वैल्यू निकालिए। सर MB हो जाएगा, देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये सर 37.7 इंटू, जब ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 हो गया,
डिवाइड बाय 21.4 इंटू 0.550। बताइए, ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, एमबी निकालना है। देख लेते हैं सर, 37.7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, ये मिलेगा सर 16965 डिवाइडेड बाय, एक और मल्टीप्लीकेशन है सर, 21.4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं आ रही क्या वैल्यू, ठीक है जो आएगी आएगी भाई, क्या कर सकते हैं। 0.550 से तो ये वैल्यू मिल रही है सर 11.77। सर यहां से जो मोलर मास मिलेगा, यहां से जो मोलर मास मिलेगा 1696.5 और इसको डिवाइड करना है 11.77 से, तो ये वैल्यू जो मिल रही है सर मुझे 144.1 ग्राम पर मोल मिल रही है। एक बार के लिए चेक कीजिएगा क्या ये सही लिखा है क्या। यस देख लो भाई, सही लिखा है मोलर मास। ठीक है, डन है सर, डन है, डन है। अब क्या करना है सर, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सर, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यही होता है फॉर्मूला। सर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकल गया, मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का जो क्वेश्चन है ना, वो यहां से लेके यहां तक है, बस ये इंपेरिकल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन बन गया। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। यस सर, मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉल्यूट है टोटल 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसमें मास ऑफ कार्बन कितना होगा। सर मास ऑफ कार्बन है 93.46 ग्राम, तो सर क्या मैं यहां से मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकता हूं क्या, 93.46 डिवाइड बाय 12, ये कार्बन के मोल्स आ जाएंगे, ये कार्बन के मोल्स आ जाएंगे सर 93.46, बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है भाई, डिवाइड बाय 12, सर ये वैल्यू मिल रही है 7.7883। वैसे ही मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है सर, मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन है 6.4, तो क्या यहां से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूं क्या मैं, 6.54 डिवाइड बाय 1, 6.54 मोल्स। सर बहुत ही गंदा सा ये मतलब मोल्स का रेशियो बना है ना। सर मुझे मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है सर, मुझे क्या करना है, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना, है ना। ये तो मोल्स का रेशियो आया, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ये आएगा सर मोल्स ऑफ कार्बन, सॉरी मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 7.79 लिख देता हूं, 6.54 सॉल्व करिएगा इसको, ये 12:10 मिलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो कितना मिलेगा, 12:10 मिलेगा। और अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया तो यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा ना। अब ये कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला C12H10, बोलो बोलिए सर, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास निकल जाएगा। यस इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से आप लोग डिवाइड कीजिएगा, n का वैल्यू लगभग 1 मिलेगा, और n का वैल्यू अगर लगभग 1 है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बनता है, एक फॉर्मूला होता है, ये वाला आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, और n का वैल्यू मैंने आपसे कहा लगभग 1 आएगा, इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला आपके पास है C12H10, इसका मतलब सर यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। खत्म हो गई कहानी। एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर दिया।
मैं फिर कह रहा हूं, आप कैलकुलेशन पे मत जाइए। यस, आप कैलकुलेशन पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी, है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन देके तुमसे, देख रहे हो तुम, मोल कॉन्सेप्ट में क्या घुसा दिया, तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर घुसा दिया। सॉल्यूशन चैप्टर की जो इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए थी। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ कार्बन। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां से यहां वाला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया, है ना, जिसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट दे रखा हो अगर तुम्हें, और तुमसे इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हो। इंपेरिकल फॉर्मूला निकला, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकला, एन का वैल्यू निकला, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C12H10, खत्म क्वेश्चन। बताइए, डन है? यस, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर आज तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन किए हैं सर, है ना। हाँ, आओ जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, पढ़िएगा जरा क्वेश्चन को अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? लिखता है एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉल्ट इन 1.8 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड इन दिस सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 59.724 mmHg। बहुत अच्छी बात है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस इज इतना। बहुत अच्छी बात है। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक सॉल्ट। साला इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, जब मैं यहां तक पहुंचा तो यहां भूल गया क्या लिखा हुआ था, है ना। एडवांस के क्वेश्चन में यही तो होता है, जब आप लास्ट तक पहुंचते हो ना तो आपको लगता है शुरू में क्या लिखा हुआ था, ऐसा होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो उसको पहले आप लिख लिया करो, है ना। क्या करिया करो आप, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। आओ सर नोट करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है उसको लिख लेते हैं। कहता है 0.1 मोल ऑफ आयनिक सॉल्ट, है ना। सॉल्यूट दे रखा है, उसके मोल्स दे रखे हैं, मतलब एनबी मोल दे रखे हैं 0.1। बहुत अच्छी बात है सर। सर पानी का मास दे रखा है 1.8 किलोग्राम, है ना। डब्ल्यू ए सर, डब्ल्यू ए, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 ग्राम। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। 90% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू 0.9 दे रखा है। बहुत अच्छी बात है सर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पीएस दे रखा है सर, पीएस इज 59.724। और सर प्योर वाटर पी नॉट ए का वैल्यू दे रखा है 60 mmHg। और नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, है ना। सॉल्ट की नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब मेरे से एन का वैल्यू पूछा है। अब जैसे NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस है सर, Na प्लस प्लस Cl माइनस 2 आयन है। एन का वैल्यू 2 ही तो होता था, कोई बोल ही नहीं रहा। मतलब मेरे से एन पूछ रहा है मेरे भाई, कैसे निकालू एन? नहीं तुम बता दो सर। एक फॉर्मूला होता था पी नोट ए माइनस पी एस, है ना सर, आपने बताया था सर, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन। ये फॉर्मूला सर, ये कौन सा फॉर्मूला है? हमने तो पढ़ा है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ, ये उस फॉर्मूले की एक डिफरेंट फॉर्म थी जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी, और मैंने बोला था इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। तो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने उस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म है सर, इसमें सारी चीज हमारे पास है। पी नोट है सर 60 माइनस 59.72 सॉरी, है ना, 72 डिवाइडेड बाय 59.72 इज इक्वल टू एनबी। एनबी हमारे पास है 0.1। नहीं सर, आई कौन लगाएगा, आई कौन लगाएगा? आई इंटू एनबी अपॉन एन ए होता है महाराज, है ना। तो आई इंटू 0.1 डिवाइड बाय एन ए। सर ये 1800 ग्राम है ना। इसका मतलब यहां से वाटर के मोल्स कितने मिल जाएंगे, 1800 बटा 18, 100 आ गया सर, 100 आ गया सर, 100 आ गया सर, है ना। तो ये कितना हो गया, चेक करोगे? हाँ भाई, 30 में से दोगे 28 तो 0.28 आ जाएगा। 0.28 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 हो गया। 28 बटा 59.72 इंटू 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू आई।
करो सॉल्व करो, कितना आ रहा है तुम्हारा। आई का वैल्यू सॉल्व करो देखे। हुआ क्या सर? आई आ जाएगा 280 59.72। सर कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा सर। कितना बचेंगे सर? 280 नहीं बच सकते दादा, नहीं बच सकते। हमें यहां तो करना ही पड़ेगा। स्कूल जब एग्जाम में आता है तब मत करना है ना। ये आ जाएगा सर 4.6। आई इज इक्वल टू 4.6 है ना। और सर आई इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई इज 4.6 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कितना है 0.9 प्लस एन इंटू 0.9। एन का वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बोलिए बोलो बोलो मुन्ना। एन यहां से आएगा सर 5 आएगा सर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा सर। बस चलिए फिर ऐश कीजिए, खुश रहिए। हो गया क्वेश्चन, डन है। तो सर ये बहुत ही सिंपल, सिंपल तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछने लायक सा है ना। आई निकाल के आई और अल्फा इस तरह का, और एडवांस का ही क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छा करते हैं है ना, थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन करते हैं। पैराग्राफ वाला जो मैं सॉरी डायग्राम वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था ना मैं, ये रहा सर एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। आपके सामने सर 4 डायग्राम दे रखे हैं है ना, और पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप लास्ट तक पहुंचते हैं वैसे वैसे पीछे वाली कहानी खत्म हो जाती है ना। लास्ट तक पहुंचते ही शुरू में क्या लिखा था सर हमें पता ही नहीं लगता। देखो सर इधर दे रखा है वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ है ना, वेपर प्रेशर टेम्परेचर वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ। सर ये ग्राफ देखे देखे से लग रहे हैं सर। सर ये वाले ग्राफ हमने बनाए भी थे कहां, जब हम लोग डेल्टा टीएफ पढ़ते थे और जब हम लोग डेल्टा टीवी पढ़ते थे। अब क्योंकि यहां पर आइस की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डेल्टा टीएफ का जरूर रहा होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही होगी है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट और ये सब कुछ बात हो रही होगी। सही कह रहा हूं मैं, है ना? अरे बोलो ना यार। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, लेकिन सर इनमें दिक्कत है सर। ये वाला जो ग्राफ है ना, देखो सर इस वाले ग्राफ को समझो आप। ये पता है ग्राफ क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है ये प्रेशर 180 मान लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। देख रहे हो तुम, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। सर होता है क्या? यहां पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है सर। काटा मार दो, 2 ग्राफ बचे। सर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें डेल्टा टीएफ कितना आएगा सर? डेल्टा टीएफ आएगा मेरा 2 भाई 273 और 271 है ना। ये तो है टीएफ नॉट, दिस इज योर टीएफ, दोनों के बीच डिफरेंस 273 1। और यहां कितना है? यहां वाले में कितना है? 3 है सर। डेल्टा टीएफ इसमें कितना है? 3 है सर। मैं सही कह रहा हूं क्या? अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आ जाओ है ना। अब आप क्वेश्चन को पकड़ो जरा, क्या कह रहा है ना, फिर उसके बाद समझेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कहता प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन बार। सारी दुनिया जानती है भाई। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल। सर इथेनॉल का मास दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दे रखा है 34.5 ग्राम। इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब मुझे पानी का मास दे रखा है 500 ग्राम। चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ऑब्वियस बात है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2। अच्छा, कहता है केएफ को 2 मानो है ना। अब क्वेश्चन में कह दिया कि 2 मानना है, मतलब मानना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल इतना होता है। द फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए? बताओ, बोलो बोलो। तो सर कुछ नहीं, सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ। इथेनॉल है तो आई तो 1 हो जाएगा इंटू के एफ इंटू एम। एम कितना होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000।
1 इंटू के एफ कितना मानना है, 2 मानना है सर। डब्ल्यू भी हमारे पास कितना है 34.5 और इसका मोलर मास कितना है 46। डब्ल्यू ए कितना दिया है क्वेश्चन में 500 इंटू 1000। सर ये तो 2 बार उड़ गया है ना, और ये आ गया 4 इंटू 34.5 डिवाइड बाय 46। इसको सॉल्व करोगे ना मेरे हिसाब से 3 आएगी वैल्यू, चेक कर लो जरा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी सर, चेक कर लीजिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। निकाल लो भाई, विश्वास ना हो तो। डेल्टा टी एफ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा सर, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। और अगर आपको डेल्टा टी एफ 3 मिल गया तो सर कहानी खत्म है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं समझ में आ गया सबको? आगे चल सकते हैं भाई, बोलिए बोलिए। चलिए सर आगे चलिए। इस वाले क्वेश्चन के बाद अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है सर। ये क्या है, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूं जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया आप सबसे पहले स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग कर पाओ फिर आप आगे बढ़ना, है ना। नहीं होता क्वेश्चन फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, कर पाओ तो एक बार आंसर देख के काम खत्म करना, है ना। लेकिन खुद से ट्राई करना जरूरी है। मैं समझाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है सर, देखिए लिखता द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 की बात हो रही है। मोलालिटी दे रखी है और x डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। कहता इस सॉल्यूशन के अंदर एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलल एक्वस बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज ऐड टू मेक ए न्यू सॉल्यूशन बी। अच्छा दिस इज सॉल्यूशन ए, मतलब AgNO3 को पानी में डाला तो सॉल्यूशन ए है, उसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें दे रखा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इज y इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। मतलब पहले वाले में x है, दूसरे वाले में कुछ है, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस y इंटू 10 टू द पावर -2 है। Densities of the solution A and B are same as that of water and the soluble salt dissociate completely, ठीक बात है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb का वैल्यू 0.5 लेके चलना है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा बताइए x का वैल्यू क्या होगा, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है मॉड ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, है ना। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बताओ आया क्या क्वेश्चन समझ में? फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं सर, है ना। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, मतलब AgNO3 सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ AgNO3 सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि x AgNO3 का पानी में सॉल्यूशन, इसकी बात हो रही है। मोलालिटी दे रखी है 0.1। AgNO3 जब डिसोसिएट होता है तो कैसे डिसोसिएट होता है सर, ये टूटता है Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में। सर इसके लिए n का वैल्यू है 2। यस सर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। जब इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कुछ भी, तो मैं मान के चलता हूं कि जो अल्फा की वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 100%। और अल्फा की वैल्यू 100% है, मतलब I और n का वैल्यू बराबर रहा होगा, कितना रहा होगा, 2। सर फॉर्मूला में लगा सकता हूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। तो सर मेरे पास I का वैल्यू है 2, केबी क्वेश्चन में कहा गया 0.5 लेके चलना है, और मोलालिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0.1। तो सर ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आ गया 0.1। डेल्टा टीबी इज 0.1। यस, अगर डेल्टा टीबी 1 है, डेल्टा टीबी किसके बराबर है, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.1। और सर टीबी का वैल्यू आ जाएगा 0.1 प्लस डिग्री सेल्सियस में टीबी नॉट कितना है, 100। तो सर टीबी इज इक्वल टू 100.1 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका करेक्ट आंसर रहा होगा, 100.1 डिग्री सेल्सियस। बोलिए क्या आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया?
1 डिग्री सेल्सियस टीबी का वैल्यू होगा। डन है। चले आगे। सर ठीक है, यहां तक तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल बन जाता है, लेकिन सर दिक्कत तब आ जाती है जब सॉल्यूशन बी बनता है। सर सॉल्यूशन बी में क्या किया जा रहा है, AgNO3 के अंदर बेरियम क्लोराइड मिला दिया है ना। क्या कह रहा है देखिए, है ना, इस क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं कि AgNO3 जो है ना सर, इसके अंदर क्या मिला दिया आपने, बेरियम क्लोराइड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बनेगा सर, AgCl बनेगा और बेरियम नाइट्रेट बनेगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं सर, तो करो भाई, यहां 2 लिख दो। सॉरी, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हम्म। हाँ सर, अब तो दिख रही है बैलेंस है सर। ठीक है साहब, बैलेंस है। अब लेकिन सर जो AgCl होता है इसका तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा सर, AgCl का तो प्रेसिपिटेट बन गया। सर आपके पास AgNO3 के कितने मोल थे, सर मेरे पास था 0.1 मोलल, है ना। 0.1 मोलल का मतलब समझते हो आप भाई, 0.1 मोलल, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.1 मोलल का मतलब हो गया 0.1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, ये मतलब हो गया ना। यस, तो मेरे पास AgNO3 का मोलैलिटी 0.1 दे रखी है और बेरियम क्लोराइड का मोलैलिटी भी 0.1 दे रखा है। बोलिए। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके कितने मोल थे सर, 0.1 मोल थे, और BaCl2 के भी कितने मोल थे, 0.1 थे। ये 0 0 रहा होगा, ये 0.1 क्या बेटा जी, ये 0.1 मोल मोल है। यस भाई, दोनों के इतने इतने मोल थे 1 1 किलोग्राम में, तभी मोलैलिटी 0.1 आएगी। लेकिन सर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सर देखो ना, ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो अगर इसका 2 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। बोलिए, इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री यही कह रही है कि अगर इसके 2 मोल हैं तो 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो अगर इसके 0.1 मोल है तो इसके 0.1 मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे सर, इसके 0.1/2 मोल्स रिएक्ट करेंगे। मैं सही कह रहा हूं क्या? तो सर इसका मतलब ये है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है सर, ये 0 हो जाएगा। बोलिए, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है सर, इसके 0.1 मोल जो है, इसके 0.1, इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 0.1/2 मोल रिएक्ट करेंगे। और ये कितना मिलेगा, 0.1/2, 0.1/2, है ना। तो सर इसके इतने मोल रिएक्ट करके इनिशियल थे 0.1, तो ये कितना बच जाएगा बताना जरा, 0.5, 0.1 में से 0.5 क्या, कितना है ना, तो ये 0.05 मोल बचेंगे, 0.05 मोल्स इसके बचे, और ये इसके 0.5 मोल्स हैं, और इसके 0.5 मोल्स, 0.05 सॉरी। नहीं सर, 0.01/2 क्यों बनेगा, ये 0.1 ही बनेगा, है ना। ये तो 0.1 ही बनेगा, ये 0.1 ही रहेगा। बताइए, मैंने सही लिखा है भाई, 2 से स्टोइचियोमेट्रिक, यार इतना तो तुम्हें आता है ना यार। गलती करी है कुछ हमने, कुछ गलती करी है, हाँ 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 हाँ। अबे 0.1 में से 0.1/2 रिएक्ट कर गया, तो ये x और x बनेगा ना। अरे भाई साहब, ये 0.1/2 बनेगा, है ना। क्यों, देखो ना, ऐसे समझो, इसको मान लेते हैं कि 0.1 मोल था, इसका भी 0.1 मोल था, तो सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा, तो 0.1 मोल के साथ इसका 0.1/2 रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, 0.1 माइनस 0.1/2। मैंने सही लिखा है? यस सर, ये बनेगा कितना, 0.1/2। सर ये क्यों नहीं लिखा आपने, AgCl क्यों नहीं लिखा? अबे मैंने कहा AgCl हो गया तेरा प्रेसिपिटेट। यस, तेरा AgCl हो गया प्रेसिपिटेट। अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया तो एक बात बताओ, ये तो सॉल्यूशन से अलग हो गया ना,
जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है, पार्टिकल्स की वजह से होती है। सर ये प्रेसिपिटेट बिन के सॉल्यूशन से अलग हो चुका है, तो मुझे अब इसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है सर। मतलब मेरा जो सॉल्यूशन बी बना है, मेरा जो सॉल्यूशन बी है, जो क्वेश्चन में बात की गई है, सॉल्यूशन बी में कौन सी दो चीजें प्रेजेंट है सर? एक तो प्रेजेंट है बैरियम क्लोराइड और दूसरा प्रेजेंट है सर बैरियम नाइट्रेट। यस, इसके कितने मोल है सर? 0.05 मोल है, और सर इसके भी कितने मोल हैं? 0.05 मोल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? सर सॉल्यूशन में ये चीज प्रेजेंट है। सर अब मेरा काम है कि ये जो सॉल्यूशन बी है इसमें टीबी का वैल्यू निकालना, टीबी का वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन ए में टीबी हमने निकाल लिया, सॉल्यूशन बी में टीबी हमें निकालना है, और दोनों के टीबी का डिफरेंस हमसे क्वेश्चन में पूछा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सर अब इस सॉल्यूशन में दो आपके पास सॉल्यूट है, BaCl2 एंड बैरियम नाइट्रेट। सर जो डेल्टा टीबी आएगा सर, वो डेल्टा टीबी दो सॉल्यूट की वजह से होगा, डेल्टा टीबी बिकॉज ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड डेल्टा टीबी बिकॉज ऑफ बैरियम नाइट्रेट, है ना? बोलिए, क्योंकि दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसके लिए फॉर्मूला I इंटू KB इंटू M फॉर बैरियम क्लोराइड प्लस I इंटू KB इंटू M फॉर बैरियम नाइट्रेट। ठीक बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। सर एक बात बताइए, बैरियम क्लोराइड कैसे टूटता है? सर ये टूटता है Ba2 प्लस 2Cl-। इसका मतलब N का वैल्यू इसके लिए कितना है? 3 है। वैसे ही जो बैरियम नाइट्रेट सर वो कैसे टूटेगा? वो भी बिल्कुल ऐसे टूटेगा सर, Ba2 प्लस 2NO3 माइनस। सर इसके लिए भी N का वैल्यू कितना है? 3 है सर। और क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब I और N को मैं बराबर मानूंगा, मैं मान के चलूंगा कि जो अल्फा है वो 100% है। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मोलैलिटी होगी बैरियम क्लोराइड की वो कितनी होगी? बैरियम क्लोराइड का मोलैलिटी कितना होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए। बैरियम क्लोराइड का मोलैलिटी कितना होगा ये बताइए। बैरियम क्लोराइड की बता दो, या फिर अगर तुम चाहो तो बैरियम नाइट्रेट की बता दो, एक ही बात है सर। ये मोलैलिटी आएगी 0.05/2। सर ये क्या बात हुई? इनके तो मोल 0.05 थे, बिल्कुल थे, लेकिन आप याद करो हुआ क्या है, आपने दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया था, AgNO3 और BaCl2 का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया था। इक्वल वॉल्यूम का मतलब मान लेते हैं एक में सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम था, दूसरे में 1 किलोग्राम था, तो जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सॉल्वेंट है वो कितना हो गया? 2 किलोग्राम हो गया। पहले 0.1 मोल 1 किलोग्राम में थे बैरियम क्लोराइड के, लेकिन सर अब ये जो बैरियम क्लोराइड के मोल 0.05 मोल बचे हैं, ये कितने किलोग्राम में? 2 किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम सिल्वर नाइट्रेट का भी तो था। तो सर मोल तो अभी भी 0.05 है, लेकिन वो 2 किलोग्राम में है। सर मोलैलिटी हो जाएगी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.05/2 ये होने वाली सबसे बड़ी मिस्टेक है जो जनता क्लास में करके आती है, इस क्वेश्चन में करके आती है। वो 0.05 लेके सॉल्व कर देती है। यह इक्वल वॉल्यूम जहां पर भी लिखा हो कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। आ जाओ। तो सर अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, देखो बैरियम क्लोराइड के लिए आई का वैल्यू कितना है? 3 है, और सर केबी कितना दे रखा है बताओ? केबी दिया था क्या क्वेश्चन में? हाँ 0.5 दे रखा है सर। 0.5 इनटू मोलैलिटी 0.05/2 प्लस आई, इसके लिए कितना है? 3 इंटू 0.5 इंटू 0.05/2, है ना? इसको सॉल्व करना है बेटा जी, और यहां से तुम्हें डेल्टा टीबी का वैल्यू निकालनी है। बताइए, है ना? मेरे पास कैलकुलेशन है, मैं तुम्हें बता देता हूं डेल्टा टीबी का वैल्यू यहां से कितना आएगा। डेल्टा टीबी आएगा बेटा यहां से 0.075, है ना? 0.075। तो सर यहां से टीबी कितना निकल जाएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.075। तो यहां से जो टीबी आ रहा है सर वो कितना आ रहा है?
100.075 डिग्री सेल्सियस। दिस इज टीबी, दिस इज टीबी इन सॉल्यूशन बी, दिस टीबी इज इन सॉल्यूशन ए। तो सर मुझे एक बात बताइए, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100.1 माइनस 100.075 कितना आ गया सर ये? सर ये मुझे ऐसा लग रहा है 0.025 आएगा। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0.025 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0.025 ही आएगा ना? चेक कर लो जरा, 0.025 ही आएगा ना? यस, बोलो बोलो बोलो। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। क्वेश्चन में कहा गया ये जो डिफरेंस है y इंटू 10 टू द पावर -2 है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया? 2.5 आएगा सर। बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ क्या तुमने समझ लिया क्या क्वेश्चन? हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या? वापस देखो, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बहुत आसान था, AgNO3 सॉल्यूशन। यहां से हमने सीधा सीधा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम लगाया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया कि आपने इन दोनों AgNO3 में BaCl2 मिक्स कर दिया, तो हमने कहा AgNO3 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, BaCl2 का 0.05 मोल बचेगा और बेरियम नाइट्रेट का 0.05 मोल बनेगा। हम AgCl को भूल गए बिकॉज ये प्रेसिपिटेट है, सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। सर अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट दोनों के 0.05 मोल्स प्रेजेंट है और ये सॉल्यूशन बी है। लेकिन सर अब जो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो इन दोनों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आएगा। बस ध्यान ये रखने वाला था, जो मोलैलिटी होगी वो 0.05/2 होगी। इक्वल वॉल्यूम आपने मिक्स किया है तो सर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो आधी रह जाती है ना? तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो उस क्वेश्चन में थी और जो आपको ध्यान में रखनी थी। अब चलिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोग कर ही लोगे खुद से, है ना? तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इनके आंसर भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। कुछ अच्छी चीजें मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वाले सेशन में जरूर सीखी होगी। ठीक है, एक ये भी था वैसे, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, ये तो कर लोगे तुम लोग। फिनॉल और एनिलीन जो होता है सर वो तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये तो गलत है। बेंजीन और टोल्यूइन सेम फैमिली मेंबर है, ये तो सर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, सर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथनॉल, सर ए और बी ऑप्शन करेक्ट है ना? दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो भागते भागते ही कर दिया आपने क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं दे दूंगा होमवर्क ना, जो क्वेश्चन बच गया है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग करिएगा उन क्वेश्चंस को ट्राई। आज वाली क्लास में जितना हो पाया हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी थे, कोई बात नहीं, जितना भी जो भी था। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज इस क्लास में सीखे। कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को रिलेट किया गया सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, कैसे जो हमारा पीएच वगैरह है उसको रिलेट किया गया इसके साथ, है ना? तो एक बहुत ही, और कैसे हम लोगों ने टाइट्रेशन को रिलेट किया सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। तो और जो एक चीज आपको बताइए कि एडवांस में जो क्वेश्चन आता है जनरली वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके आता है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो आपसे एडवांस में पूछे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।